तो नाटक है चंद्रगुप्त नाटक। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त नाटक, इसका जो रचनाकार है वो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद है। तो रचनाकार इसके जयशंकर प्रसाद है। अगर इसकी रचना काल की हम बात करें कि ये कब लिखा गया, 1931। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। तो ये लिखा गया 1931 ईस्वी में। ठीक है, बात अगर श्रेणी की करें कि ये किस श्रेणी का नाटक है, मतलब कैसा नाटक है, तो ये जो है ऐतिहासिक नाटक है। कैसा नाटक है, तो ऐतिहासिक नाटक। ऐतिहासिक नाटक, इसे ऐतिहासिक नाटक कौन कौन मानते हैं, तो प्रसाद भी मानते हैं और शुक्ल भी मानते हैं। ठीक है, नागेंद्र भी मानते हैं। तो शुक्ल जी, प्रसाद जी और नागेंद्र और डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। ठीक है, तो ऐतिहासिक नाटक शुक्ल जी भी ऐतिहासिक नाटक ही कहते हैं, प्रसाद भी कहते हैं और डॉक्टर नागेंद्र भी कहते हैं कि ये क्या है, ऐतिहासिक नाटक ही है। लेकिन इसे किसी ने राजनीतिक नाटक भी कहा है। ठीक है, तो इसी में लिखेंगे नीचे जबकि, या जबकि ने छोड़ करके ऐसे लिख लीजिए, उसी के नीचे डैश डैश दे करके राजनैतिक नाटक ऐसे लिख दीजिए, राजनैतिक नाटक। इसको किसी ने राजनैतिक नाटक भी कहा है और इसको लिख लेंगे बच्चन सिंह के अनुसार। बच्चन सिंह इसे राजनैतिक नाटक मानते हैं। ठीक है, तो बच्चन सिंह क्या मानते हैं, तो राजनीतिक नाटक मानते हैं। कुल अंक की अगर हम बात करें कि कुल इसमें अंक कितने हैं, कुल अंक, तो जो कुल अंक है इसमें 4 है। ठीक है, कुल अंक कितने हैं, 4 हैं। कुल दृश्य कितने हैं, कुल दृश्य कितने हैं, तो 44 दृश्य हैं। और कुल पात्र कितने हैं, कुल पात्र कितने हैं, तो देखा जाए तो ये कितने हैं, 28। ठीक है, कुल पात्र कितने हैं, 28। यहाँ लिख सकते हैं पुरुष पात्र जो है, पुरुष पात्र कितने हैं, तो 19 है। और स्त्री पात्र जो है, स्त्री पात्र कितने हैं, तो कितने बज गए, 9 बज गए ना, 9। ठीक है, तो पुरुष पात्र 19 और स्त्री पात्र 9, तो कुल पात्र 28 है, जिनमें पुरुष पात्र 19 है और स्त्री पात्र 9 है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर प्रथम अंक की बात करें, 4 अंक है,
अंक, तो प्रथम अंक में जो है 11 दृश्य हैं। कितने? 11 दृश्य। कितने हैं? 11 दृश्य हैं। और द्वितीय अंक में जो है द्वितीय अंक में जो है 10 दृश्य है। और तृतीय अंक में 9 दृश्य। और चतुर्थ जो अंतिम अंक है चतुर्थ अंक में जो है 14 दृश्य। तो चतुर्थ अंक में कितने दृश्य हैं? तो 14 दृश्य हैं। ठीक है, तो 11 दृश्य प्रथम अंक में, द्वितीय में 10, तृतीय में 9 और चतुर्थ में जो है 14 अंक है। कथानक की अगर बात करें, कथानक की अगर बात किया जाए तो 4 भागों में विभक्त है। चार भागों में विभक्त कथानक इसका 4 भागों में विभक्त है। 4 भागों में, ठीक है, 4 भागों में विभक्त है। तो कथानक इसका जो है 4 भागों में क्या है? विभक्त है। बात प्रथम की करें तो प्रथम क्या है स्टोरी इसकी? तो स्टोरी ये है कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर का भारत पर आक्रमण एवं प्रत्यावर्तन प्रत्यावर्तन मतलब लौटना समझ सकते हैं। आक्रमण करके फिर क्या किया गया? लौट जाता है। तो ये एक कथानक इसका बनता है कि सिकंदर भारत पर आता है, आक्रमण करता है और लूटता है, पाटता है, जो भी करता हो, फिर उसका यानी फिर वापस चला जाता है। एक कथानक तो ये बनता है। दूसरा इसमें क्या बनता है? चाणक्य द्वारा नंद वंश की समाप्ति। चाणक्य क्या कर देता है? नंद वंश की समाप्ति कर देता है। एक मिनट, यहाँ लिख नहीं सकते। चाणक्य द्वारा नंद वंश की समाप्ति। चाणक्य द्वारा नंद वंश की क्या हो गई? समाप्ति। एवं चंद्रगुप्त को
मौर्य सम्राट बनाना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि चाणक्य द्वारा जो है, चाणक्य क्या करता है, नंद को, नंद वंश के जो राजा हैं, घनानंद है, तो उसको क्या करते हैं, हरा देते हैं। या किससे हरवाते हैं, तो इस चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, तो यानी नंद वंश का क्या कर देते हैं, समाप्ति कर देते हैं, यानी विनाश कर देते हैं। और उसके बाद नया वंश का स्थापना होती है, मौर्य वंश, और उसका जो सम्राट है उस किसे बनाते हैं, तो चंद्रगुप्त को बनाते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करते हैं, बना देते हैं। तीसरा कथानक देखें, 4 भागों में है। तीसरे की बात करें तो सिकंदर के सेनापति, जो सिकंदर शुरू में आया था उसका एक सेनापति था। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर, तो निकेटर नहीं लिखना है, सेल्यूकस की पराजय। सेल्यूकस जो सेनापति है उसकी क्या होती है, यहाँ पराजय होती है। तो तीसरा जो कथानक बनता है इस सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस का पराजय। ठीक है, चौथा जो कथानक इसमें आता है वो आता है कार्नेलिया एवं चंद्रगुप्त का विवाह। ये लास्ट है। कार्नेलिया कौन थी बताएंगे? कार्नेलिया और किसकी पुत्री? किसकी पुत्री? सेल्यूकस। हाँ, सेल्यूकस की पुत्री। तो कार्नेलिया एवं चंद्रगुप्त कार्नेलिया एवं चंद्रगुप्त का विवाह। तो ये 4 भागों में कथानक था। पहला था कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है, आक्रमण करने के बाद फिर वापस लौट जाता है, तो उसका प्रत्यावर्तन हो जाता है। तो ये एक, अब इसमें जितना स्टोरी चला हो। फिर दूसरा एक स्टोरी आती है इसमें कि चाणक्य जो है, चाणक्य द्वारा जो है नंद वंश का समापन करा दिया जाता है और चंद्रगुप्त को मौर्य वंश का राजा बना देता है। तो एक दूसरा कथानक ये आ जाता है। तीसरा कथानक ये बनता है कि सिकंदर लोदी का एक सेनापति है, यानी सिकंदर का एक सेनापति है। तो सिकंदर का जो सेनापति है सेल्यूकस, उसकी पराजय होती है। तो वो घटना इसमें एक दिखाई गई। तो एक कथानक वो बनता है। और लास्ट कथानक ये आता है कि चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट स्टोरी इसकी रही, यानी लास्ट कथानक। अब इसकी स्टोरी कैसे समझ में आएगी? तो पूरा नाटक छोटा नहीं है, नाटक बहुत बड़ा है। स्टोरी समझ में आ जाएगी कैसे? अब जैसे जैसे पात्रों को लिखते जाएंगे वैसे वैसे इसकी स्टोरी क्या होती चली जाएगी, क्लियर होती चली जाएगी। बात समझ में आ रहा है? लेकिन उतने बड़े स्टोरी को जो है इतनी छोटे में लिख देना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो है आप लोगों को स्टोरी धीरे धीरे जो है अभी इतना आपने लिखा ना जो कथानक 4, इससे आपको स्टोरी पता चल गई कि मतलब हुआ क्या। एक तो सिकंदर आया, आक्रमण किया और धन लूटा होगा, चाहे जो भी किया हो, नुकसान किया, जो भी किया, उसके बाद वापस लौट जाता है। ठीक है, और सेनापति उसका यही रह जाता है। चाणक्य द्वारा जो है नंदवंश, चाणक्य क्या करता है, नंदवंश से अपना बदला लेता है और जो है उसके जो राजा रहते हैं उसको
राजा को क्या कर देता है, पराजित कराता है। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से, यानी चंद्रगुप्त को तैयार करता है, उस लायक उसको बनाता है कि वो जो है राजाओं से टक्कर ले सके। तो वो पराजित कराता है किसे? नंद वंश, जो नंद वंश चल रहा था उसका समापन हो जाता है पूरा, यानी वही राजा रहता है, उसको वो एक वंश चलता आ रहा है तो एक लास्ट का जो राजा बचता है, मतलब लास्ट क्या, उसके बाद उसका पुत्र आया होता, उसके पुत्र आया होता, लेकिन अब यही ये क्या कर दिया, हरा दिया। तो अब यहाँ से ये नंदवंशी क्या हो गया, समाप्त हो गया। और समाप्त हो गया तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। तो चूंकि वो मौर्य था तो यहाँ से मौर्य वंश की स्थापना हो गई। ठीक है। इसके बाद सिकंदर का जो सेनापति है उसकी पराजय होती है, तो ये तीसरी घटना है। और चौथी जो घटना है कि कार्नेलिया का जो है विवाह होता है किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य से जो है ये मौर्य है, और एक चंद्रगुप्त वो दूसरा है, गुप्त वंश का है वो। ठीक है। और ये मौर्य वंश का है, वो गुप्त वंश का है। तो ध्रुवस्वामिनी में आप देखते होंगे वो जो है वो गुप्त। क्या हुआ? उनका नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। हाँ, तो वो जो है गुप्त वंश से है, और ये क्या है? मौर्य वंश से। ठीक है। तो दोनों चंद्रगुप्त हैं, लेकिन वो क्या है, वो जो है गुप्त वंश से संबंध रखता है, और ये जो है मौर्य वंश से। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इतिहास से भी वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। तो कार्नेलिया एवं चंद्रगुप्त का विवाह हो जाता है। अब आगे लिखेंगे चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र। अब जैसे जैसे हम पात्र लिखते जाएंगे, स्टोरी हमारी धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, खुलती चली जाएगी। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र। चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र। चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र। पहला पात्र अगर देखें हम, तो पहला आता है, सबसे बड़ा पात्र है चाणक्य। ठीक है। चाणक्य, इसका दूसरा नाम भी है विष्णुगुप्त। चाणक्य यानी विष्णुगुप्त, ये है क्या? पहले तो देखिए, अभी मैं सारी चीजें चाणक्य के बारे में नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है। पहले ये है कौन, इतना चीजें सभी पात्रों के बारे में जानेंगे, फिर पात्रों का उसमें व्यवहार कैसा रहा, क्या क्या किए, तो वो चीजें बाद में लिखेंगे। पहले इनका नाम लिखते हैं, और ये क्या थे ये चीजें लिखते हैं। ठीक है। तो चाणक्य विष्णुगुप्त क्या थे? मौर्य साम्राज्य का निर्माता, यानी इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया। ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य का निर्माता, मौर्य साम्राज्य का क्या थे? ये निर्माता थे। ठीक। इन्हीं की देन से जो है चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना, मौर्य साम्राज्य। ठीक है। तो मौर्य वंश का जो है वो सम्राट बना, किसकी वजह से? तो चाणक्य की वजह से। जो दूसरा इसका पात्र है वो चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त ये मगध का मौर्य सम्राट, ठीक है। मगध का क्या है? ये मौर्य सम्राट है। कौन? चंद्रगुप्त। तो चाणक्य विष्णुगुप्त कह सकते हैं उसे, ये मौर्य साम्राज्य का निर्माता है, और उसका जो सम्राट है वो कौन है? चंद्रगुप्त है। ठीक है। आगे बात करें, नंद, ये जो तीसरा पात्र आता है नंद। ठीक है। नंद जो है, इसमें नंद ही नाम आया है, वो घनानंद है, लेकिन नाम इसका जो है क्या आया है यहाँ पे? घनानंद, सॉरी नंद आया है। तो नंद जो है ये क्या है? मगध का, जब तक चंद्रगुप्त यहाँ राजा नहीं बना था
तब तक यही यहाँ का सम्राट था। तो मगध का पूर्व सम्राट, तो मगध का पूर्व सम्राट है कौन? नंद। ठीक है, नंद क्या है? मगध का पूर्व सम्राट है। चौथा जो पात्र इसमें आता है वो आता है राक्षस। ये मगध का आमत्य है। ये क्या है? मगध का आमत्य। आमत्य का मतलब होता है सलाहकार। क्या हुआ? आवाज नहीं जा रही है सही? राक्षस क्या है? मगध का आमत्य है। आमत्य मतलब होता है सलाहकार, तो सलाहकार है। मगध का क्या है? ये सलाहकार है। ठीक है। और एक पात्र है जो पांचवा है, वर रुचि। वर रुचि है जिसको एक और नाम दिया गया है कात्यायन। क्या नाम दिया गया है? कात्यायन। ये भी क्या है? मगध का आमात्य है। तो ये भी क्या है? मगध का अमात्य है। ठीक है, तो मगध का क्या है? अमात्य है। 6 नंबर की अगर बात करें तो सक्तार है। जो सक्तार है ये मगध का मंत्री है। ये क्या है? मगध का मंत्री है। ये जो सक्तार है ये मगध का जो है मंत्री है। ठीक है, ये क्या है? मंत्री है। 7वां जो पात्र आता है आंभिक है। ठीक है, ये जो आंभिक है, 7वां जो पात्र है आंभिक। आंभिक क्या है? तक्षशिला का राजकुमार है। ये कहाँ का है? तक्षशिला। तो ये जो तक्षशिला का क्या है? राजकुमार। तक्षशिला का राजकुमार है। बात 8वें पात्र की करें तो सिंहरण है। सिंहरण। ठीक है, सिंहरण है। सिंहरण क्या है? मालवगढ़ का मुख्य कुमार। ये मालवगढ़ का है। गढ़ लिख लीजिए, मालवगढ़। इसमें जो आया शब्द ऐसे आया है, मालवगढ़ का मुख्य राजकुमार तो नहीं है लेकिन मुख्य कुमार है। मतलब वहां का है। कहाँ का? सिंहरण जो है मालवगढ़ का है। ठीक है, अमात्य। अच्छा ठीक, अमात्य मतलब हम बता दिए कि अमात्य जो है मतलब ये होता है
सलाहकार, ठीक है, सलाहकार ही होता है। क्या हुआ? फिर अमात्य आपने गलती लिखा था, उसी को सही बताए हैं। अच्छा, अमात्य गलत हो गया, जी कहाँ है? सर। अच्छा, अमात्य, आमत्य, अच्छा आमत्य हो गया, ओके ठीक है, आमत्य हो गया, कोई बात नहीं, तो सुधार देते हैं। अमात्य है, अमात्य, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया? अमात्य, यहाँ डबल डबल, यहाँ भी त्रुटि हो गई है, यहाँ भी सुधार लीजिए। इसको कट करिए और इसको नहीं, ये तो सही था, ये सही था, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये क्या है? सलाहकार है, ठीक है। चलिए, हम कौन सा नंबर का देख रहे थे? सिंहरण को देख लिए, पर्वतेश्वर को देखेंगे। एक जो आता है इसमें पात्र, एक नंबर क्रम देख लेता हूं पहले, 8 तक हो गए हैं, 9 नंबर का देखेंगे। पर्वतेश्वर, पर्वतेश्वर या इसी को जो है पोरस भी कहा गया है। पर्वतेश्वर या इसी को क्या कहा गया है? पोरस भी कहा गया है। ये क्या है? ये जो पोरस है, ये पंजाब का शासक है। ये क्या है? पंजाब का शासक है। और 10 नंबर पे आता है सिकंदर, सिकंदर को भी देख लीजिए। सिकंदर जो है ग्रीक विजेता है। ये क्या है? ग्रीक विजेता है, ठीक है। ग्रीक विजेता कह सकते हैं या फिर इसको कट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रीक या यूनान, ग्रीक या यूनान विजेता, ठीक है। ग्रीक या यूनान विजेता है। और 11 नंबर की अगर हम बात करें तो एक है फिलिप्स, तो ये कौन है? फिलिप्स है। तो जो ये फिलिप्स है, ये सिकंदर का जो है, सिकंदर का है छत्रप है। फिलिप्स क्या है? तो सिकंदर की तरफ से है। और सेनापति सिकंदर का भी सेनापति इसकी तरफ से है। और सिकंदर तो सिकंदर की तरफ से। ये क्या है? ये विजेता है, ठीक है। बात समझ गए? ये क्या है? सिकंदर का, फिलिप्स जो है सिकंदर की ओर से। और एक और इनका एक सेनापति है सेल्यूकस, वो भी सिकंदर की तरफ से, और सिकंदर भी सिकंदर की तरफ से, ठीक है। तो ये विदेशी हैं, ये आक्रमण किए। आगे देखते हैं 12 नंबर, एनिसा या क्रिटिज, ये भी एक पात्र है। एनिसा या क्रिटिज, एनिसा या क्रिटिज, ये जो है सिकंदर का सहचर है। ये क्या है? ये भी विदेशी है। तो सिकंदर का सहचर है। सहचर मतलब उसके साथ साथ चलने वाला। सब 13 नंबर की अगर बात करें तो मेगास्थनीज है।
ये भी विदेशी है। मेगास्थनीज, ये भी क्या है, मेगास्थनीज भी क्या है, ये भी विदेशी है। ठीक है, तो मेगास्थनीज है ये सेल्यूकस का सेल्यूकस का या फिर सेल्यूकस का दूत है, या कह सकते हैं यवन का दूत है। ठीक है, तो अच्छा रहेगा इसको सेल्यूकस सेल्यूकस का दूत कहिए। ठीक है, या फिर या करके लिख लीजिए, या यवन का दूत। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, यवन जो देश है, तो यवन का दूत, ऐसे भी लिख सकते हैं कि यवन का दूत, सेल्यूकस का दूत या फिर यवन का दूत। ठीक है, कौन, मेगास्थनीज, जो दूत ये यहाँ पर आया था, कहाँ, यह भी भारत आया, एनिसा भी, फिलिप्स भी, सिकंदर भी। ठीक है, और सेल्यूकस भी। ठीक है, और सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया भी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 13 पात्र, 13 नंबर का जो पात्र है उसे देखते हैं। ठीक है, दांडायन। दांडायन है, दांड्यान है, दांड्यायन लिखिए, यायन, दांड्यायन। ठीक है, ठीक है। ये जो दांड्यायन है ये क्या है, एक ये जो है एक तपस्वी है। ये क्या है, एक तपस्वी है, और इसमें और 2 पात्र हैं, जैसे देवेल है और एक है नागदत्त। तो देवेल और नागदत्त ये दोनों जो है मालवगढ़ के क्या हैं, अधिकारी हैं। तो अगर इन दोनों की बात किया जाए तो ये क्या है, ठीक है। तो ये दोनों की अगर बात किया जाए तो मालवगढ़ के क्या हैं, अधिकारी हैं। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे चंद्रगुप्त नाटक के ये सब पुरुष पात्र थे। ठीक है, ये क्या थे, पुरुष पात्र थे। तो नारी पात्र को अलग कर लिया। चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख यहाँ पे थोड़ा पुरुष पात्र कर लीजिए ताकि आपको सुविधा रहे। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। पुरुष पात्र या कोष्टक में करके लिख लीजिए, इसी के आगे जो है कोष्टक में कर लीजिए पुरुष। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र यानी पुरुष। ठीक है, और नीचे यहाँ पर आएंगे और यहाँ लिखिए चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख नारी पात्र। अच्छा, सेल्यूकस छूट गया, सेल्यूकस को नहीं लिखे हैं, देख लिया जाता है, कोई बात नहीं, छूट गया होगा तो बीच में आ ही जाएगा। अच्छा ठीक है, तो लिखे तो है, एक स्टोरी में ही लिख दिया गया है कि वो जो सेल्यूकस है वो क्या है, सेनापति है सिकंदर का। ठीक है, लिख लीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए 17 नंबर में लिख लीजिए सेल्यूकस। तो जो सेल्यूकस है ये क्या है, सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का सेनापति। ठीक है,
अब लिख लीजिए यहाँ पे आगे लिखेंगे चंद्रगुप्त नाटक के चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र। तो चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र की अगर हम बात करें तो पहला है अलका। अलका कौन है? तो तक्षशिला की राजकुमारी है ये क्या है? तक्षशिला की राजकुमारी। तक्षशिला की राजकुमारी, ठीक है। ये क्या है? तक्षशिला की राजकुमारी है। बात दूसरे की करें जिसका नाम मालविका है, तो जो ये मालविका है सिंधु देश की राजकुमारी है। ये क्या है? सिंधु देश की राजकुमारी। ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिएगा, यहाँ नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, शायद हो सकता है। तो राजकुमारी है, सिंधु देश की क्या है वो? राजकुमारी। बात तीसरे की करें तो तीसरे का नाम आ जाता है कार्नेलिया को लिख लीजिए तीसरे नंबर पर। कार्नेलिया। जो कार्नेलिया है वो सेल्यूकस की पुत्री है। सेल्यूकस की क्या है? पुत्री है, ठीक है। और चौथे नंबर पर बात करें हम तो कल्याणी है। चौथे नंबर पर कौन है? तो कल्याणी है, मगध की राजकुमारी है। ये कहाँ की है? तो ये मगध की ही राजकुमारी है। मगध की राजकुमारी है। पांचवें की अगर बात करें तो सुवासिनी है। जो सुवासिनी है ये क्या है? सक्तार की पुत्री है। सक्तार की क्या है? ये पुत्री है, ठीक है। अब अगले इसमें जो पात्र है छठे नंबर की, वो है एलिस। ये जो एलिस है ये विदेशी है और कार्नेलिया की क्या है? सहेली। कार्नेलिया की सहेली है। ये क्या है? कार्नेलिया की सहेली है। और एक और है लीला। लीला है और नीला है। ये जो दोनों हैं ये कल्याणी की सहेलियां हैं। ठीक है, तो लीला नीला क्या है? कल्याणी की जो है सहेलियां हैं, ठीक है। तो ये तो पात्र रहे, ये हमारे क्या रहे? पात्र रहे। इनके बारे में कुछ हमको जानकारी मिली कि कौन क्या है।
अब इन पात्रों की विशेषताएं, अब इनको स्टोरी से थोड़ा जोड़ करके देखा जाए। ठीक है, जो इसमें चर्चित है उनको हम क्या करते हैं, स्टोरी से थोड़ा जोड़ते हैं कि किसका किसके साथ रिलेशन है, संबंध है। जब संबंध हमको पता चल जाएगा तो हम स्टोरी भी समझ लेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। जब हमको इनके जो आपसी संबंध है, उस संबंध जब वो पता चल जाएगा तब हम समझ जाएंगे कि इसमें स्टोरी क्या बन रही है। तो बस वो संबंध ही देखना है। तो लिखेंगे चंद्रगुप्त नाटक के चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्रों की विशेषताएं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्रों की क्या होगा, विशेषताएं। बात पहले पात्र की करें। चंद्रगुप्त की, या नहीं करते हैं, अगले पेज पे। चंद्रगुप्त, ये जो चंद्रगुप्त है, पहले तो ये मौर्य वंश का सम्राट है, तो लिख सकते हैं मौर्य सम्राट है। मौर्य सम्राट, ये क्या है, मौर्य सम्राट है। और क्या है, तो ये एक वीर है। ये क्या है, वीर है, उदार भी है, उदार भी है, और आदर्श प्रेमी, आदर्श प्रेमी। और क्या है, तो दृढ़ संकल्पी, उसको हटाएंगे, यहाँ नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ लिख देते हैं दृढ़ संकल्पी, तो दृढ़ संकल्पी भी है। और क्या है, संवेदनशील है, तो संवेदनशील भी है। ठीक है, कोष्ठक में लिख लेंगे चंद्रगुप्त, नीचे चंद्रगुप्त प्रसाद की, चंद्रगुप्त प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है, मतलब इस नाटक में जो है राष्ट्रीय चेतना रखने वाला ये व्यक्ति है। क्या, तो चंद्रगुप्त। एक और बड़ा पात्र है, उसको देखते हैं, जिसका नाम क्या है, चाणक्य। तो दूसरे नंबर का जो पात्र है वो है चाणक्य। चाणक्य जिसको विष्णुगुप्त भी कह लेते हैं। ये क्या है, राष्ट्र के संरक्षक का प्रतीक है। राष्ट्र के संरक्षक, राष्ट्र के संरक्षक का प्रतीक है। राष्ट्र के संरक्षक का प्रतीक है। और क्या है, मौर्य साम्राज्य का निर्माता है।
मौर्य साम्राज्य का निर्माता है। और क्या है? चंद्रगुप्त नाटक का सर्वाधिक शक्तिशाली पात्र है। तो चंद्रगुप्त नाटक का सर्वाधिक शक्तिशाली पात्र कौन है? तो यही है। ठीक है। और ये जो है क्रांति का प्रतीक है, ये क्या है? ये जो है क्रांति का प्रतीक भी है। तो क्रांति का प्रतीक है दूरदर्शी, एवं ये दूरदर्शी भी है, यानी कि कौन सा कार्य करेंगे तो भविष्य में उसका क्या होगा, उसको दूरदर्शी व्यक्ति बोलते हैं ना, सोच विचार कर वर्क करने वाला। तो दूरदर्शी भी है, दूरदर्शी एवं निर्भीक। और क्या है? निर्भीक भी है। तो दूरदर्शी एवं निर्भीक संकल्पवादी है। ठीक है। राष्ट्र के प्रति मंगल कामना रखने वाला है। और क्या है? इसका विचार है कि राष्ट्र का हमेशा क्या हो? हित हो, तो उसके हित ही चाहता है। ये राष्ट्र के प्रति मंगल कामना रखने वाला, राष्ट्र के प्रति मंगल कामना रखने वाला। तो चाणक्य क्या है? तो राष्ट्र का संरक्षक है, राष्ट्र की रक्षा करता है। ठीक है। उसी का ये प्रतीक बनकर कर खड़ा है। मौर्य साम्राज्य का निर्माता है, इसने मौर्य साम्राज्य को बनाया। चंद्रगुप्त नाटक का सर्वाधिक शक्तिशाली पात्र है, जब चाहे राजा को बना दे, जब चाहे राजा को गिरा दे। ठीक है, यानी शक्तिशाली पात्र है। क्रांति का प्रतीक है। ठीक है। और क्या है? दूरदर्शी है और निर्भीक और संकल्पवादी है, जो एक बार कह दिया, ठीक है, संकल्प ले लिया तो फिर ले लिया। ठीक है। दूरदर्शी है, निर्भीक भी है, निडरता है। और क्या है? राष्ट्र के प्रति मंगल कामना रखने वाला है, और राष्ट्र के प्रति क्या है? मंगल कामना रखता है, अच्छा सोचता है, यानी राष्ट्र के प्रति क्या है? अच्छी सोच रखने वाला है। तो पात्र हो गया दूसरा। ठीक है। पात्र, तीसरे पात्र की अगर हम बात करें तो तीसरा पात्र आता है सेल्यूकस। तो सेल्यूकस पात्र है, ये क्या है? पहले तो ये सिकंदर का सेनापति है, तो इसको लिख लीजिए कि सिकंदर का सेनापति। तो एक तो सिकंदर का सेनापति है, और क्या है? वीर एवं कुशल योद्धा है। अगर वीर और कुशल नहीं रहेगा तो फिर सेनापति कैसे बनेगा? तो वीर एवं कुशल योद्धा, तो वीर एवं कुशल योद्धा भी है। मानवीयता की भावना रखने वाला है, यानी मानवता को ये थोड़ा समझता भी है। मानवीयता की भावना रखने वाला, ठीक है, मानवीयता की भावना रखने वाला, कुशल
और क्या है, कुशल राजनीतिज्ञ, यानी राजनीति में भी ये क्या है, कुशल है, कुशल राजनीतिज्ञ। ये क्या है, कुशल राजनीतिज्ञ है। ठीक है, तो इसके अंदर ये तो सेनापति है, दूसरा वीर है और कुशल योद्धा भी है, और क्या है, मानवीयता का गुण रखता है, विचार रखता है, और कुशल राजनीतिज्ञ यानी राजनीति में भी ये निपुण है। अगले पात्र की अगर हम बात करें, शायद चौथे नंबर का पात्र होगा, तो चौथे नंबर पे आती है सेलुकस की पुत्री कार्नेलिया। कार्नेलिया ये क्या है, कौन है ये कार्नेलिया? तो एक प्रकार से कह सकते हैं चंद्रगुप्त नाटक की जो है सबसे प्रधान नारी पात्र के हिसाब से इसको देखा जा सकता है। तो एक तो यही लिख सकते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक का सबसे प्रधान नारी पात्र, यानी नारी पात्रों में सबसे प्रधान है तो कौन है, कार्नेलिया। एक बात तो ये हो, दूसरी क्या बात है कि भारत के प्रति आकृष्ट। दूसरी बात यह है कि ये भारत के प्रति, विदेशी होकर के भी भारत के प्रति क्या है, आकृष्ट है, भारत के प्रति आकृष्ट। और भारत के प्रति आकृष्ट होती है तो एक गीत भी गाती है। और ये क्या है, सेल्यूकस की पुत्री भी है। और क्या है, और देखा जाए तो कार्नेलिया जो है एक तो चंद्रगुप्त की पत्नी भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। हाँ, तो ये कार्नेलिया जो है ये दार्शनिक भी है। कार्नेलिया क्या है, दार्शनिक है। कार्नेलिया क्या है, दार्शनिक है। और क्या है, एक आदर्श प्रेमिका भी है, एक आदर्श प्रेमिका भी है। तो आदर्श प्रेमिका भी है। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं कि चंद्रगुप्त की पत्नी भी है। तो चंद्रगुप्त की पत्नी भी है एक तो। पांचवें नंबर का जो पात्र आती है अलका। अलका को देखिए, ये कौन है, अलका ये तक्षशिला की राजकुमारी है। ये आपने जाना, तो इसको तो पहले लिख लीजिए कि तक्षशिला की राजकुमारी, तक्षशिला की क्या है, ये राजकुमारी है। और क्या है, आंभिक की बहन है। जो आंभिक है उसकी ये क्या है, बहन है। तो आंभिक की बहन है, आंभिक की क्या है, ये बहन है। और गांधार नरेश की पुत्री है। और गांधार नरेश की पुत्री है। तो एक तो तक्षशिला की राजकुमारी है और आंबिक वहीं का राजकुमार है, तो ये उसकी क्या है, बहन भी है। और गांधार नरेश की ये पुत्री है। ठीक है, क्योंकि तक्षशिला का जो राजा है वो गांधार है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है राष्ट्रीयता की भावना रखने वाली, ये भी जो है राष्ट्रीयता की भावना रखने वाली, राष्ट्रीयता की भावना रखने
वाली। तो ये क्या है? राष्ट्रीयता की भावना रखने वाली है। ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना रखने वाली है। तो आप बताएंगे ये भी जो है किसी के प्रति आकृष्ट है, किसके प्रति है बताएंगे? चंद्रगुप्त। सर आवाज जा रही है? हाँ बोलिए। चंद्रगुप्त। नहीं, चंद्रगुप्त के प्रति नहीं है। तो हमने लिखा ये जो है इम्पोर्टेंस थे 5। ठीक है, 5 पात्र क्या थे? इम्पोर्टेंस थे। चलिए एक स्टोरी लिख देते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाए कि कौन किसके प्रति आकृष्ट है। ठीक है, तो लिख लेंगे चंद्रगुप्त नाटक में, एक हेडिंग लिखेंगे और बाकी ज्यादा पात्र हैं तो सभी के बारे में नहीं लिखेंगे। लिखेंगे चंद्रगुप्त नाटक में, चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त के मुख्य कथा, चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त के मुख्य कथा के साथ 6 उपकथाएं, 6 उपकथाएं या इसी को कह सकते हैं प्रासंगिक कथाएं भी चलती हैं। तो देखिए चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त के मुख्य कथा के साथ 6 उपकथाएं छोटी छोटी ये भी क्या होती है, साथ साथ चलती रहती हैं। वो छोटी छोटी कौन कथाएं हैं? तो एक तो है ये है कि शुरू से लेकर अंत तक चंद्रगुप्त चलता है, लेकिन उसमें जो है छोटी छोटी और कथाएं भी शामिल हैं। जैसे पहली कथा इसमें क्या है, किसके बारे में, तो वो चीजें देख लीजिए। सिंहरण, ये जो सिंहरण है इसकी और अलका की कथा। तो अलका इसके प्रति क्या है, आकृष्ट है। तो सिंहरण और अलका की कथा, तो एक कथा तो ये चलती है, सिंहरण और अलका की कथा चलती है। ठीक है, दूसरी कथा देखिए। तो दूसरी कथा जो है चंद्रगुप्त और मालविका की कथा। तो चंद्रगुप्त से ये मालविका भी क्या है, आकृष्ट है। तो मालविका की कथा, चंद्रगुप्त और मालविका की कथा। तीसरा जो है चंद्रगुप्त और कल्याणी की कथा, और कल्याणी भी आकृष्ट है। तो चंद्रगुप्त और कल्याणी की कथा। और चंद्रगुप्त, चौथी जो है चंद्रगुप्त, आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त नाटक में कितनी उपकथाएं हैं, तो 6 उपकथाएं हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त और कौन है, एक कार्नेलिया है। तो कार्नेलिया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं चंद्रगुप्त और कार्नेलिया की कथा, चंद्रगुप्त और कल्याणी की कथा, चंद्रगुप्त और मालविका की कथा।
तो यही तीन है जो चंद्रगुप्त से क्या है, आकृष्ट हैं। कौन? तो ये प्रश्न आया हुआ है, हेलो ये ध्यान सर। देना है, अलका नहीं है। हाँ बोलेंगे। सर एक बार आपने वन लाइनर क्वेश्चन में लिखाया था कि चंद्रगुप्त नाटक के है जो उसकी तरफ आकर्षित नहीं है था। हाँ हाँ, तो जैसे अलका भी नहीं है ना, जैसे सुहासिनी और अलका दोनों हो गई ना तब तो। हाँ, अलका भी नहीं है। अलका इसलिए नहीं है क्योंकि सिंहरण और अलका जो है एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ठीक है। तो सिंहरण और अलका, अलका चंद्रगुप्त की ओर नहीं है, चंद्रगुप्त की ओर मालिका है, कल्याणी है और कार्नेलिया है, ठीक है। बात समझ गए? तो मालविका, कल्याणी और कार्नेलिया। आगे देखते हैं, अभी बच गए 4 ही हुआ ना, 6 चाहिए। तो 5वीं कथा देखेंगे, सकटार। सकटार और नंद की कथा। और छठी जो है पर्वतेश्वर यानी पोरस। पोरस और कल्याणी की कथा, ठीक है। तो ये 6 कथाएं, 6 उप कथाएं उसी में साथ साथ क्या होती रहती हैं, चलती रहती हैं, ठीक है। तो सकटार और नंद की कथाएं, पर्वतेश्वर और कल्याणी की कथाएं, चंद्रगुप्त और कार्नेलिया, चंद्रगुप्त और कल्याणी, और चंद्रगुप्त और मालविका, और सिंहरण और अलका, ठीक है। इसके कुछ गीत हैं, चंद्रगुप्त नाटक में भी गीत योजना लिखी गई है। तो लिखेंगे चंद्रगुप्त नाटक में गीत योजना। थोड़ा लंबा है ये नाटक, 15:41, मतलब हम लोग 4 बजे गए, ठीक है। कोई बात नहीं, देखते हैं, पूरा हो जाना चाहिए, गीत ही है। तो चंद्रगुप्त नाटक में गीत योजना लिखेंगे। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त नाटक में गीत योजना लिखेंगे। कुल गीत कितनी है? कुल गीत, तो टोटल गीत कितनी है? तो 6 है, ठीक है। कुल गीत कितनी है? 6 है। किस अंक में कितनी है उसे भी चाहे तो लिख सकते हैं। प्रथम अंक में प्रथम अंक में 13 गीत हैं। सॉरी, 13 कैसे, 13 तो टोटल है ना, 2 गीत। इसके बाद जो द्वितीय अंक है, 4 ही अंक है ना, कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। द्वितीय अंक में कितने गीत है? तो 3 गीत है। और तृतीय अंक में जो है एक गीत है। और चतुर्थ अंक में जो है चतुर्थ अंक की अगर बात करें तो कितने गीत बच गए? 5, 6, तो 7 गीत यहाँ पर, ठीक है। 7 गीत है टोटल, ये 7 गीत हैं।
अब बात करें कौन कौन सा पात्र कितना कितना गीत गाया है। अगर इसको देखना चाहें कि कौन सा पात्र कितना गीत गाया है, इसको रहने देते हैं, कौन सा क्या पात्र कितना बताया गीत है गाया है। डायरेक्ट जो है, हाँ सर, शायद आपने, अगर हम गलत नहीं तो आपने 6 गीत लिखाया है ना? 6 गीत कहाँ इसमें टोटल लिखे 6 हैं? गीत है। जी सर, कुल गीत टोटल क्या लिखे हैं आप? अच्छा, कुल गलती हो गया गीत तब इसको। नहीं, इसको सुधारिए, वही इसको कह रहे सुधारिए। ये 6 गीत नहीं है, ये 13 गीत है। ठीक है, मुझे याद आ गया कि 6 गीत नहीं है, इसमें 13 गीत हैं। 13 नहीं होगा तो अभी तो मैं काउंट करके यहाँ लिख रहा हूँ ना कि 2 3 4 5 और 6, 6 और 7 13, तो टोटल यहाँ 13 तो काउंट ही कर रहा हूँ, पर वहाँ जो है 6 गीत हो गया। कोई बात नहीं, वहाँ भी 13 गीत, यानी कुल गीत जो है 13 है। ठीक है, कुल गीत कितने हैं मुझे याद आ गया, जैसे अभी लिखे हैं ना, क्या लिखे थे 6 उपकथाएं। ठीक है, तो उसके हिसाब से चला गया। तो यहाँ कितने गीत हैं? 13 गीत है, और 13 गीत हमने लिखा। तो देखिए, पात्रों के हिसाब से अगर देखना चाहे कि कौन सा पात्र जो है कितना गीत गाता है, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। पात्रों के अनुसार गीत योजना हेडिंग लगा के लिख सकते हैं चाहे तो। पात्रों के अनुसार, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नाटक है। चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद का, दुर्गस्वामी हुआ, स्कंदगुप्त, ये 3-4 जो है, तो यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। पात्रों के अनुसार गीत योजना। पात्रों के अनुसार गीत योजना, तो पहला देखा जाए कि सुहासिनी कितना गाती है गीत। तो बताएंगे सुहासिनी कितना गीत गाई है इसमें। तो सुहासिनी जो है 3 गीत गाती है। सुहासिनी कितनी गीत गाती है? 3 गीत गाती है। और अलका कितनी गाती है? अलका भी 3 गीत गाती है। तो अलका भी 3 गीत गाती है। मालविका कितना गाती है? ये भी 3 गीत गाती है। तो कितने कुल गीत हो गए? 9 गीत हो गए ना। कार्नेलिया कितना गीत गाती है? कार्नेलिया जो है 1 गीत गाती है। इसके बाद कल्याणी कितना गीत गाती है? तो सारी महिला पात्र ही गीत गाई हैं, 1-2 पुरुष भी गा सकते हैं। तो कल्याणी जो है ये कितना गीत गाई है? 1। और 6 नंबर पे जो है राक्षस है, इसने भी 1 गीत गाया हुआ है। राक्षस, इसने जो है 1 गीत गाया है। और 1 गीत और बच गई। 9 9 3 12, एक 13 होना चाहिए ना। 13 तो एक नेपथ्य गीत है, पर्दे के पीछे से जो गाया जाता है, तो नेपथ्य गीत ये भी 1 है। ठीक है, तो नेपथ्य गीत कितनी है? 1। तो 13 गीत हो गए ना। ये पर्दे के पीछे से गाया गया है, और ये राक्षस गाता है, और बाकी जो है स्त्री पात्रों द्वारा गाया गया गीते हैं। ठीक है, अब कुछ गीते पूछ सकता है, गीत से प्रश्न बन सकता है कि कौन सा गीत किसने गाया है, ये गीत किसने गाया, ये गीत किसने गाया। ठीक है, तो लिख सकते हैं। 13 गीत को लिखना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे लिख सकते हैं, तुम, पहली गीत है, तुम कनक किरण के, तुम कनक किरण के अंतराल में
तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो। अंतराल में, एक मिनट, में लुक छिप कर लिखिए। लुक छिप कर चलते हो क्यों? लुक छुप कर चलते हो क्यों? ये एक गीत आई है। इस गीत को किसने गाया है? ये जो गीत, हाँ बहुत अच्छा, सुहासिनी गाती है। इस गीत को जो है सुहासिनी गाती है। और कहाँ गाती है? कहाँ गाती है? तो एक लिखने का मतलब है जो पहले वाला जो अंक लिखा जाएगा इसका मतलब होगा अंक, क्योंकि बार बार नहीं लिखेंगे। एक जगह ऐसे बना लीजिए कि पहला जो अंक होगा, पहला जो यहाँ पे अक्षर लिखा जाएगा, अरे सॉरी, जो नंबर लिखा जाएगा वो अंक को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। यानी प्रथम अंक, 2 लिखा रहेगा द्वितीय अंक, 3 लिखा रहेगा तृतीय अंक, ठीक है। और जो दूसरा अंक होगा वो दृश्य को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा? दृश्य को। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि प्रथम अंक द्वितीय दृश्य, ठीक है। बात समझ गए? प्रथम अंक के दूसरे दृश्य में सुहासिनी जो है इस गीत को क्या करती है? गाती है, ठीक है। तो अब ये बार बार हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे? लिख दिया करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर की अगर बात करें, जो गीत है, निकल मत बाहर दुर्बल आह, निकल मत बाहर दुर्बल आह। ये भी किसी की गीत है। और ये गीत जो है कौन गा रहा है? ये जो गीत है राक्षस गाता है। ये कौन गाता है? राक्षस गाता है। कहाँ गाता है? यहाँ गाता है, यानी प्रथम अंक तीसरे दृश्य में। बात 3 नंबर की करें, तीसरी गीत की अगर बात करें तो मोस्ट है, इसको लिख सकते हैं। एक तो पहला मोस्ट है, इसको भी आप मोस्ट ही लिख सकते हैं। ये मोस्ट है और ये तो बिल्कुल मोस्ट है, मोस्ट का भी मोस्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन है ये गीत। तो ये गीत है अरुण। अरुण यह मधुमय, अरुण यह मधुमय देश हमारा, कौन गाती है? यही तो गाती है, मोस्ट है, इसीलिए तो मोस्ट है। एक विदेशी होते हुए भी इसको गाती है। कार्नेलिया गाती है। किसने गाया है? कार्नेलिया। कब गाती है? यहाँ गाती है, दूसरे अंक प्रथम दृश्य में, दूसरे अंक के प्रथम दृश्य में, ठीक है। चलिए चौथी जो गीत है इसको देखते हैं। प्रथम यौवन, प्रथम यौवन मदिरा से
मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह। एक गीत है, प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह। ये जो गीत है अलका गाती है। और अलका इस गीत को कब गाती है? यहाँ गाती है, दूसरे अंक 5वें दृश्य में। आगे देखते हैं। बिखरी किरण अलक व्याकुल हो। ये जो है, ये गीत किसने गाया? तो ये भी अलका गाती है। अलक मंस क्या होता है? अच्छा, अलक नहीं है, यहाँ थोड़ा मिस हो गया, रुक जाइए। अलका, ये सीधे अलक लिखेंगे ये, ठीक है। अलका गाती है, कहाँ गाती है? तो यहाँ गाती है, ठीक है। अलक मीन्स क्या होता है बताएंगे? जो इसमें रहती है हाँ सर, जो वो लटे होती बाल, जो आगे के बाल होते जो। अच्छा, ठीक, बिल्कुल। अलक, ठीक है, आगे के जो बाल होते हैं। 6 नंबर पे देखेंगे। आज इस यौवन, एक गीत है, मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। आज इस यौवन माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा। ये गीत किसने लिखी? किसने गाया? ये गीत किसने गाया? तो ये गाती है सुहासिनी। ये गीत सुहासिनी गाती है। कहाँ गाती है? तो तीसरे अंक 5वें दृश्य में, ठीक है। 7वें गीत की बात करें, सुधा शिकर से नहला दो। ये एक गीत आती है। ये गीत किसने गाया? ये गीत किसने गाया? तो ये गीत जो है कल्याणी गाती है। ये गीत कौन गाता है? कल्याणी गाती है। और कहाँ गाती है? यहाँ पर गाती है, ठीक है। चौथे अंक और पहले दृश्य में।
8वां जो गीत है इसको देखेंगे। कैसे कड़ी रूप की ज्वाला, कैसे कड़ी रूप की ज्वाला, कैसे कड़ी रूप की ज्वाला, ये गीत किसने गाया? ये जो गीत गाया है ये नेपथ्य गायन है, ये किसी ने नहीं गाया। ये पर्दे के पीछे से जो गान होता है, ठीक है, नेपथ्य गान। ये कहाँ आया है? तो ये आया है यहाँ पर चौथे अंक तीसरे दृश्य में, चौथे अंक तीसरे दृश्य में नेपथ्य गायन है या नेपथ्य गान, ठीक है, नेपथ्य गान। तो 8 हो गए और 13 हैं अभी, सॉरी 13 टोटल हैं। तो 9 नंबर का देखिए, मधुप कब एक कलिका। मधुप, मधुप मीन्स पर्यायवाची आएगा कब भौरा, एक, हाँ, कब एक कलिका, मधुप कब एक कलिका है। तो भौरा कब एक कलिका होता है, ये गीत जो है कौन गाती है? मालविका। कौन गा रही है? मालविका। ये गीत कहाँ गाई जा रही है? तो ये गीत जो है यहाँ पे गाई जा रही है, चौथे अंक के चौथे दृश्य में। अगली गीत जो है 10 नंबर पे कौन सी है? तो ये गीत है बज रही बंसी, बज रही वंशी, बज रही वंशी आठों याम की, आठों याम की। ये जो गीत है ये कौन गा रहा है? ये जो गा रही है मालविका गाती है। और कहाँ गाती है? तो ये भी यही गीत गाती है, ठीक है। और 11 नंबर की जो गीत है इसको देखेंगे, ओ मेरे जीवन की स्मृति। ओ मेरे जीवन की स्मृति, ओ मेरे जीवन की स्मृति, ये गीत किसने गाया? ये गीत किसने गाया? ये भी मालविका ही गाती है। तो मालविका के 3 गीत पूरा हो गए ना। ये कहाँ गाती है? ये यहीं पे गाती है, ठीक है। 3 गीत इसके भी पूरा हो गए। एक गीत आती है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बारह नंबर की जो गीत है ये भी क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये भी क्या है? मोस्ट है, अति मोस्ट है। और इसको एक व्यक्ति ने के गाया है इस गीत को। चलिए देखेंगे। हिमाद्री हिमाद्री तुंग श्रृंग से, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, प्रबुद्ध शुद्ध भारती।
ये गीत किसने गाया? सॉरी, अलका। हाँ बिल्कुल अलका गाती है, लेकिन अकेले नहीं गाती है इस गीत को। इस गीत को जो है अलका के साथ सामवेद यानी कई लोग मिलके गाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं अलका के साथ संवेद गान। लेकिन अगर स्पेशली एक व्यक्ति को पूछे तो अलका को बता सकते हैं। ठीक है। सर कामायनी और का भी शुरुआत ऐसे ही था कुछ, हिमाद्र के शिखर पर बैठा है कोई, ऐसे ही शुरू होता है ना कामायनी भी? हाँ बिल्कुल, श्रद्धा सर्ग शुरू होता है। नहीं, चिंता सर। अच्छा, चिंता सर्ग शुरू होता है। हाँ, वहाँ पे चिंता करते हुए बैठा हुआ है। पहला सर्ग चिंता ही है ना। श्रद्धा सर्ग तीसरा है शायद। ठीक हाँ है। हाँ सर। श्रद्धा जो है तीसरा है, चिंता है, और उसके बाद आशा है, उसके बाद श्रद्धा है। चिंता, ठीक आशा, है। श्रद्धा। लास्ट गीत इसकी देख लेते हैं, सखे। सखे वह प्रेममयी रजनी, प्रेममयी रजनी। ये जो लास्ट गीत है ये जो है सुहासिनी गाती है। कौन गाता है? सुहासिनी गाती है। और कहाँ पर गाती है? चौथे अंक और 9वें दृश्य में। ठीक है, चौथे अंक और 9वें दृश्य में। चलिए, चंद्रगुप्त नाटक के बारे में आलोचकों के कथन, ये इम्पोर्टेंस है, इसी चीज को आपको देखना है। लिख लीजिए, चंद्रगुप्त नाटक के बारे में आलोचकों के कथन। चंद्रगुप्त नाटक के बारे में आलोचकों के कथन। आलोचकों के कथन। तो आलोचकों के कथन है, पहला कथन देखिए। ठीक है, पूरा हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रसाद का ऐतिहासिक महानाटक है। किसी ने इसको कहा है कि चंद्रगुप्त प्रसाद का प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक ऐतिहासिक महानाटक है। ऐतिहासिक महानाटक है। ये बात किसने कही? तो लिखेंगे, यह जो बात है द्वारिका प्रसाद सक्सेना का है। ये कथन किसका है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना। द्वारिका प्रसाद सक्सेना, ये कथन किसका है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना का है कि चंद्रगुप्त प्रसाद का, अच्छा 2 बार का हो गया है इसे। ठीक है, इसे मिटा लीजिए। चंद्रगुप्त प्रसाद का ऐतिहासिक महानाटक है। ठीक है। दूसरा देखेंगे, चंद्रगुप्त
अगला कथन है कि चंद्रगुप्त सबसे जटिल नाटक है। ये किसने कहा? चंद्रगुप्त सबसे जटिल नाटक है, ये किसने कहा? ये कहते हैं गुलाब राय। बाबू गुलाब राय हैं, उन्होंने कहा। अगला देखेंगे, चंद्रगुप्त में महाकाव्य का औदात्य अधिक है, नाटकीय संघर्ष कम। नाटकीय संघर्ष कम। ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है कि चंद्रगुप्त में महाकाव्य का औदात्य अधिक है, नाटकीय संघर्ष कम है, ये जो कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का है। ठीक है, चंद्रगुप्त में महाकाव्य का औदात्य अधिक है, नाटकीय संघर्ष कम। ये कथन नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के ये, या ठीक है। तो पेज डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि टोटल पेज जो है भर चुके हैं। रुक जाइए, 1 से 30 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इनवैलिड पेज नंबर, अच्छा ज्यादा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, तो मैं डिलीट करके लिख देता हूँ। ये लिख लिए पूरा। 1-2 और कथन है जी। तो क्योंकि अब डिलीट करना पड़ेगा, टोटल पेजों की संख्या फुल हो चुकी है, 25 पेज हो चुके हैं और ये 26 पेज जाने वाला है। चलिए यहाँ देखते हैं, चंद्रगुप्त में इतिहास अधिक है, उत्साह नहीं। अगला जो कथन है, चंद्रगुप्त में इतिहास अधिक है, उत्साह कम। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है डॉक्टर राम रतन भटनागर, एक कथन और है, उसको देख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, इसको लिख लीजिए तो मिटा।
चलिए यहाँ देखेंगे, जयशंकर प्रसाद जिन उद्देश्यों को लेकर नाट्य रचना में नाट्य रचना में तल्लीन हुए थे, उनकी चरम परिणति चंद्रगुप्त में परिलक्षित होती है। ये कथन है, जयशंकर प्रसाद जिन उद्देश्यों को लेकर नाट्य रचना में तल्लीन हुए थे, उनकी चरम परिणति चंद्रगुप्त में परिलक्षित होती है। ये जो कथन है किसका है? ये कथन है डॉक्टर दशरथ ओझा का। ठीक है, तो ये किसके हो गए? डॉक्टर दशरथ ओझा। तो यहाँ हमारा क्या होता है? नाटक समाप्त होता है। यहाँ हमारा नाटक क्या हुआ? समाप्त हुआ।